नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। ईरान इजरायल युद्ध में भारत एक ऐसे तटस्थ देश की भूमिका निभा रहा है जिसका पलड़ा इजरायल की ओर साफ तौर पर झुका हुआ है, जबकि भारत और ईरान के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। ईरान का अर्थ ही है आर्यों का देश। आर्यों की ही एक शाखा ने इधर भारत में वेदों की रचना की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इजरायल की गुंडागर्दी भरी भाषा के साथ ज्यादा सहज है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की खुलेआम हत्या की धमकी दे रहा है। ये भारत की विदेश नीति में हमेशा से शामिल रहे नैतिक आधार के लोप की मुनादी है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ईरान और भारत के ऐतिहासिक संबंध कैसे थे, और ये भी कि एरेनम के फारस और फिर ईरान होने की कहानी क्या है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले इस नक्शे को देखिए आप। जब पाकिस्तान, ये जो बीच में पाकिस्तान है, ये नहीं बना था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत और ईरान दरअसल पड़ोसी देश थे। दोनों की सीमाएं हजारों साल से साथ ही थी। जाहिर है तब आज की तरह कोई एक सरकार नहीं होती थी, जनजातियां थी, अलग अलग छोटे छोटे कबीले थे, राज्य भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से इस जिसे हम आर्यावर्त कहते रहे हैं और ईरान, तो इनकी सीमा तो ऐसी ही मिलती रही है। और जाहिर है दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहे, क्योंकि तब कोई वीज़ा तो था नहीं, कोई आपका पासपोर्ट तो लगता नहीं था। तो यहाँ से आदमी कब इधर चला जाए, अपनी भेड़ें चराते या घोड़े दौड़ाते, या इधर से इधर आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और इसलिए दोनों की संस्कृतियां हैं, उस पर काफ़ी एक दूसरे का प्रभाव दिखता है। वैसे भी मैंने बताया कि ईरान का तो अर्थ ही है आर्यों का देश, और ईरानी मानते हैं कि असली आर्यों की जगह वही है जहां वो रहते हैं। तो और भारत में आर्य का अर्थ एक श्रेष्ठ भी है जिन्होंने वेदों की रचना की। भारत आने वाले आर्य ईरान से आए थे, या घुड़सवार घुमंतू आर्यों की ही एक शाखा ईरान और दूसरी भारत आई, इस बहस को हम इतिहासकारों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल आर्यों को भारत का मूल निवासी बताने पर जोर है, और कब किसकी कितनी भावना कहाँ आहत हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए हम सीधे रुख करते हैं ईरान का, जहां आकाश से बारूद बरस रहा है। ये तस्वीर अब इतने बार आपने देखी होगी, या इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी, कि अब ऐसा लगता है कि जैसे आम लोगों के लिए कई बार ये वीडियो गेम जैसा हो गया। जबकि इस बारूदी बारिश में रोज़ सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, सभी जो इस पूरी सियासत से दूर हैं, वो भी इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। 13 जून को अचानक ईरान पर इजरायल ने जब हमला किया तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि 15 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक संधि वार्ता होनी थी मस्कट में, और जाहिर है ईरान ने भी पलटवार किया, और बराबर का ना सही पर कुछ नुकसान तो इजरायल का भी हो ही चुका है और हो रहा है। इजरायल के पीछे अमेरिका की ताकत है, और दोनों आयतुल्ला खामेनेई की हत्या की धमकी दे रहे हैं, जो कूटनीतिक इतिहास की एक अनोखी और शर्मनाक घटना है। यानी किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के बाद किसी दूसरे देश के नेता यूं खुलेआम करें, ऐसी कोई परंपरा, सभ्य परंपरा तो नहीं कही जा सकती। ये ईरान जो है, ये दुनिया की कुछ चुनिंदा सभ्यताओं में से एक है जिसके नाश की तैयारी हो रही है, और जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। यानी आप जब ईरान पर इस तरह से हमला करते हैं, बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दरअसल आप मानव सभ्यता के इतिहास के एक बड़े अध्याय को भी आग में झोंकना चाहते हैं। ज़रा ये देखिए, ये एक लिपि है जो अब बस ऐसे ही आपको कहीं तस्वीर में मिल सकती है, पत्थरों में उकेरी हुई। ये एलाम सभ्यता की एक लिपि है। एलाम एक पुरानी जनजाति रही है ईरान की, और वहाँ पर एक ज़माने में, ये ईसा के काफ़ी पहले, सूसा को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया था। सूसा एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था उस समय,
जहाँ से मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया इराक का एक पूरा इलाका है जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, उसी दौर में जब भारत में हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। और ये जो लिपि है ये दुनिया की शुरुआती कुछ लिपियों में है जिसे प्रोटो एलेमाइट लिपि कहते हैं। ईरान का प्राचीन नाम जो अवेस्तन शब्द है वो एर्यनम से आया है जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। ग्रीक लोग इसे पर्सिया कहते थे। पर्सिया ईरान का एक प्रांत है, फारस, वहाँ से शब्द उभरा और बाद में पूरे देश की ये पहचान बना, फारस, और भाषा फारसी हो गई। लेकिन अभी मैंने आपसे अवेस्तन भाषा की बात की है। अवेस्तन या अवेस्ता क्या है और किससे जुड़ा है, ये जानना थोड़ा महत्वपूर्ण है और शायद बहुत दिलचस्प भी। तो आप इसे देखें, ज़ेंद अवेस्ता, ये दरअसल जो एक ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म है उसकी ये पवित्र पुस्तक है, यानी जिसमें इसके पैगंबर कहे जाने वाले जरथुस्त्र के भजन और प्रार्थनाएं शामिल हैं। अवेस्ता और वेदों में भाषाई और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी एक रूपता कई जगह मिलती है। संस्कृत शब्द एक तरह से मिलते हैं, जैसे देव यहाँ पर भी है और देव वहाँ पर भी है, अर्थ में थोड़ा फर्क है। अग्नि पूजा दोनों जगह होती रही है, यज्ञों की परंपरा आप कह सकते हैं, यानी समान थीम और अवधारणाएं मिलती हैं। लेकिन ये जरथुस्त्र कौन है? तो जरथुस्त्र को आप समझिए एक पैगंबर जिनका जन्म कहते हैं कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में कभी हुआ। इसका ठीक ठीक ऐतिहासिक कोई समय निर्धारित नहीं है। वो अपने ज़माने के बड़े दार्शनिक और सुधारक थे। अब ये वो समय था जब मनुष्य किसी भी प्राकृतिक आपदा को देखकर घबरा जाता था। पानी बरसा, जैसे भारत में तो इंद्र एक देवता हो गए, वरुण, जल से बड़ी समस्या थी तो वरुण देवता हो गए, आग लग जाती थी तो अग्नि देवता हो गए, आंधियाँ तेज चलती थी तो वायु देवता हो गए। तो ये सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया का यही हाल था। यानी प्राकृतिक जितने भी आप पर संकट या आपदा आती रही हैं, मनुष्य ने उसके निदान के लिए किसी एक देवता को गढ़ा और उसकी पूजा करने लगा। और इस लिहाज से हर जगह एक बहुदेववाद फैला हुआ था, यानी हर कबीले का अपना एक देवता होता था, उसकी वो पूजा करता था। और उसके खिलाफ दार्शनिक स्तर पर बार बार एकेश्वरवाद की बात हो रही थी, यानी इतनी बात समझ में आ गई थी कि ये दुनिया जो बनी है उसे किसी एक ईश्वर ने बनाया है। और इसी की शिक्षा देते थे जरथुस्त्र। उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की कल्पना की या बताया जिसने सृष्टि की रचना की, और उसका नाम था अहुर मज़दा। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें, अहुर और असुर, कुछ आपको कुछ लग रहा है? बहरहाल, जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी जरथुस्त्र के पूरे प्रवचनों में, कि वो ये कहते थे कि अहुर मज़दा के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने नेक जीवन जिया है और अच्छे काम किए हैं तो तुम स्वर्ग का आनंद ले पाओगे। अगर तुमने दुष्ट जीवन जिया है, फिर चाहे तुम जरथुस्त्र को मानने वाले यानी पारसी हो या नहीं हो, तो तुम्हें स्वर्ग का इनाम नहीं मिलेगा, तुम्हारे बुरे काम का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। यानी अगर मूल रूप से आप कहें तो जो जरथुस्त्र के मानने वाले थे, जिन्हें हम आज पारसी कहते हैं, इस धर्म का एक सरलीकृत रूप ये है कि मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बनो। यानी आप अगर अच्छे इंसान हैं तो बाकी किसी पूजा पाठ करने की, किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पारसी थे ये अग्नि की पूजा करते थे। और ईरान या तत्कालीन फारस पर जब अरबों ने विजय प्राप्त की तो फिर इन्हें देश छोड़कर निकलना पड़ा और उनकी एक बड़ी संख्या भारत आई और गुजरात में उतरी। और इसीलिए आप भारत के तमाम जो बड़े पारसी नामी लोग हुए हैं वो वहीं से आते हैं। अपने साथ वे आग भी लाए थे जिसको वो जलाते रहते थे लगातार, और उनके मंदिरों में आज भी वो आग जल रही है, यानी वो कभी बुझी नहीं, ऐसा उनका विश्वास है। भारत का जो प्रमुख औद्योगिक घराना है टाटा, वो भी उन्हीं पारसियों के वंशज लोग हैं। उनके नाम में आपको फारसी का असर मिलेगा, जैसे जमशेद जी टाटा या फिरोज़ गांधी। फिरोज़ गांधी समझ रहे हैं,
जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति थे और जिनके नाम की वजह से बहुत लोग उन्हें मुसलमान बताने का आजकल एक प्रचार कर रहे हैं लगातार। लेकिन फिरोज गांधी भी वैसे ही पारसी थे जैसे जमशेदजी टाटा, यानी जो अग्नि की पूजा करते थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ जरथुस्ट्र के दौर के ईरान की बात, लेकिन एक और जो बहुत बड़ा व्यक्ति रहा है वहाँ का शासक साइरस द ग्रेट, इसके बारे में आप बताते हैं आपको। ईरान का एक्चुअली जो पहला बड़ा साम्राज्य बना जो जनजातियों से ऊपर उठकर, वो मीडियन साम्राज्य था। वो 678 से 549 ईसा पूर्व का, यानी जब भारत में गौतम बुद्ध का समय या महावीर स्वामी का समय चल रहा था। लेकिन ये जो साम्राज्य है ये शिखर पर पहुंचा साइरस द ग्रेट के समय, जिसने अकेमेनिड साम्राज्य 550 से 330 ईसा पूर्व तक चला था, उसकी स्थापना की थी। साइरस की बात करना बहुत ज़रूरी है। साइरस ने 539 में, ईसा पूर्व 539 में बाबिल पर विजय प्राप्त की। बाबिल यानी बेबीलोनिया, जो मेसोपोटामिया सभ्यता यानी इराक का एक महत्वपूर्ण शहर था, अपनी समृद्ध संस्कृति की वजह से मशहूर था और दुनिया की जो पहली विधि संहिता है यानी कानून की संहिता, जिसे हम हम्मुराबी की विधि संहिता कहते हैं, इसके लिए भी ये शहर जाना जाता था। बहरहाल बाबिल विजय के बाद साइरस ने एक सिलेंडर बनाया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज का है उसने मानवाधिकारों की पहली घोषणा कहा है। ये एक मिट्टी का सिलेंडर है, ये आप देख सकते हैं, अभी ये ब्रिटिश म्यूजियम में है। ये मिट्टी का सिलेंडर है, इसमें कुफिक लिपि में और अकादियन भाषा में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि गुलामों को मुक्त करना, विशेष रूप से जो बाबिल के गुलाम हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई, जिससे लोगों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई। नस्ली समानता की बात, जिससे विभिन्न समुदायों को समान व्यवहार का आश्वासन दिया गया। विस्थापित समुदायों को उनके मूल स्थानों पर लौटने और उनके धार्मिक स्थलों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ईसा से कई सौ साल पहले, यानी आज से लगभग आप 2500 साल पहले कह सकते हैं, इस तरह की बात कही गई, यानी जिसको हम कहते हैं जियो और जीने दो। और यही वजह है कि यूएन द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की पहली घोषणा इस साइरस सिलेंडर को माना जाता है और इसे 1971 में सभी आधिकारिक यूएन भाषाएं जो है उसमें अनुदित कराया गया और इसका प्रचार किया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे आधुनिक मानवाधिकार की अवधारणा के रूप में देखना ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि उस समय की राजनीति और जो थी उसमें धर्म को आप अलग नहीं कर सकते थे, उसका एक धार्मिक संदर्भ था। ये तो बाद की बात है जब हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां धर्म अलौकिकता की बात करे और राज्य लौकिक की बात करे, यानी सेकुलरिज्म। वो बहुत आगे की बात है। बहरहाल आगे चलकर ईरान में पार्थियन और सासानी साम्राज्य भी आते हैं, जिन्होंने ईरान की समृद्धि पर 4 चांद लगाए। लेकिन सासानी साम्राज्य के समय एक खास बात यह हुई कि ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म यानी पारसी धर्म राजधर्म हो गया और इन सब का जिक्र हमें शाहनामा में मिलता है। शाहनामा जो फिरदौसी, जो महाकवि माने जाते हैं फारसी के, उनका लिखा एक महान ग्रंथ है। उसका आप दर्शन यहाँ कर सकते हैं। इसका दुनिया भर में अनुवाद हुआ है और यह है फिरदौसी, जिनको एक तरह से कवियों का कवि कहा जाता है, शायरों का शायर कहा जाता है। तो इन्होंने शाहनामा लिखा 977 से 1010 ईस्वी के बीच। ये फारसी का राष्ट्रीय महाकाव्य है जिसमें लगभग 50,000 छंद हैं। ये फारस यानी आज का जो ईरान है, इसके पौराणिक और ऐतिहासिक राजाओं जैसे रुस्तम और काबूस, इन सब की कहानी बताता है, जो सृष्टि से लेकर और इस्लाम के आने तक का पूरा दौर ये शाहनामा कवर करता है। ईरान के इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्यों माना जाता है, ऐसे समझिए। इसने इस्लामी काल में फारसी भाषा और संस्कृति को संरक्षित किया, क्योंकि अरबी प्रभाव बढ़ रहा था और ऐसा लगा कि फारसी भाषा शायद समाप्त हो जाएगी। और इसकी साहित्यिक उत्कृष्टता तो है ही। एक लेखक द्वारा लिखा गया ये सबसे लंबा महाकाव्य है। इसके जो काव्य है
में जो सुंदरता है और कहानी कहने का जो अंदाज है वो तो है ही। फारसी कला का और भी तमाम प्रभाव पड़ा, जैसे वहाँ से लघु चित्र निकले, पश्चिमी साहित्य में भी इसका काफ़ी असर रहा है और ये ख़ास तौर पर ईरान, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देशों में इसे एक महाकाव्य की एक का दर्जा मिला हुआ है। अब आते हैं भारत और ईरान के संबंधों पर। तो ये नक्शा देखिए, ये मुग़ल कालीन औरंगज़ेब के समय का नक्शा है, जब पाकिस्तान यहाँ कहीं नहीं था। इंडस नदी भारत में ऐसे ही बहती थी और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, जो ईरान का इलाका है, यहाँ तक भारत की सीमा थी। तो सामान्यतः दोनों की दरअसल जो इंडो ईरानी जनजातियाँ हैं, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति में काफ़ी समानता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की है। उसके अलावा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बड़े पैमाने पर हुआ। इंडस घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार होता था और यहाँ की जो मोहरें हैं वो ईरान में पाई गई हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अकेमेनिड साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम भारत जैसे गांधार, पंजाब और सिंध तक अपना कब्जा कर लिया था। ये क्षेत्र आज के पाकिस्तान में आता है और जाहिर है फारस का पूरा विस्तार होता गया और एक ज़माने में जब मुग़ल एम्पायर बहुत मजबूत हुआ तो सीमा को लेकर कई बार झगड़े होते रहे हैं, लेकिन एक अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं उस पड़ोसी के रूप में एक दूसरे पर प्रभाव भी बड़े पैमाने पर डाला है। ख़ास तौर पर भारत की जो तमाम ऐसी आपको इमारतें नज़र आती हैं उन पर ईरानी कला का प्रभाव बहुत स्पष्ट है, या कहिए कि जो मुग़ल कला है, चाहे वो चित्रकला हो या वास्तुकला हो, उस पर फ़ारसी प्रभाव बहुत स्पष्ट है। चाहे फतेहपुर सीकरी हो या फिर ताजमहल हो या फिर लाल किला। फ़ारसी मुग़लों की आधिकारिक भाषा थी, हालांकि वो खुद तुर्की बोलते थे, वो फ़ारसी नहीं बोलते थे अपने निजी जीवन में, लेकिन दरबार की भाषा तो फ़ारसी ही थी। और इससे पहले ही अमीर खुसरो आ गए थे जो सल्तनत काल में थे, और उन्होंने वो जो फ़ारसी के भी बड़े कवि थे और साथ साथ उन्होंने भारत की जो ब्रज हो या अवधि हो उसका भी इस्तेमाल साहित्य में किया था। तो ईरानी वास्तुकला ने भारतीय वास्तुकला में एक ख़ास तरह का प्रभाव डाला, जिसको हम गुंबद के रूप में जानते हैं। आज गुंबद बहुत सामान्य बात है, हर जगह गुंबद वाले आपको मकान या पुरानी इमारतें तो मिलती हैं। गुंबद है, मेहराब ख़ास तौर पर, ये सब ईरानी कला है। और पॉलिश करने की जो कला थी पत्थरों पर, या शिलालेख जैसे तत्व ईरानी वास्तुकला के ही प्रभाव से भारत में आए थे। तो अब पूरी तरीके से जो मध्यकाल था उसमें व्यापार और कूटनीति का भी मसला था। कीमती वस्त्रों, मसालों, पत्थरों, इन सब का तो था ही। इसके अलावा दार्शनिक आदान प्रदान भी भारत और ईरान में होता था और तमाम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद दरअसल फ़ारसी भाषा में कराया गया था मुग़लों के दौर में, और वहीं से ये फ़ारस फिर उधर से पूरे दुनिया में ये ग्रंथ गए। लेकिन ईरान में तमाम सांस्कृतिक परिवर्तनों की जो तब्दीली है उसकी नींव पड़ी जब वहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ और पूरी तरीके से एक इस इलाके में एक बड़ा बदलाव नज़र आता है। ये सासानियों के साथ जो अंतिम देशी राज था फ़ारस का या ईरान का, जो सासानी थे जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया था, उनके शासन में ये लड़ाई हुई थी 7वीं शताब्दी में, और वहाँ से अंतिम रूप से जो देशी वहाँ की जनजातियाँ थीं उनका राज हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। तो दरअसल 6ठी शताब्दी में जब अरब में इस्लाम फैलने लगा तो सासानी जो शासन चल रहा था वहाँ पारसी राजधर्म था, और धर्म भी थे, यहाँ तक कि बौद्ध प्रभाव भी वहाँ पर नज़र आता था, लेकिन मूल रूप से पारसी वहाँ पर थे। तो जब आक्रमण हुआ अरबों का और सासानी हार गए तो वहीं से फिर पारसी निकलकर भारत की ओर आ गए। ईरान में लेकिन जो शिया बहुलता है ये 16वीं शताब्दी में सफ़ाविद राजवंश की नीतियों का परिणाम है। इससे पहले ईरान में सुन्नी इस्लाम ही हावी था। ये परिवर्तन किया था शाह इस्माइल ने। शाह इस्माइल, इनकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। 1501 में इन्होंने शिया इस्लाम को राजधर्म बना दिया। ये निर्णय जो ऑटोमन साम्राज्य था
जो दरअसल सुन्नी था, उससे अलग अपनी पहचान बनाने और एक राजनीतिक एकता ईरान में स्थापित करने के लिए ये उन्होंने किया। शिया विद्वानों को बुलाया गया, इस्फहान में शिया धार्मिक केंद्र बनाए गए। इस्फहान उस समय की राजधानी थी जिसे आधा जहां कहा जाता था। सफ़ाविदों ने शिया इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम किया और 17वीं शताब्दी के मध्य तक ईरान शिया बहुल हो गया। बीच में एक और घटना घटी जिसका रिश्ता भारत से है और यहाँ हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये थी मुगल सम्राट हुमायूं का ईरान के शाह से शरण मांगना। हुमायूं काफ़ी बदनसीब बादशाह माने जाते हैं। भारत में मुगल शासन की नींव इनके पिता जहीरुद्दीन बाबर ने डाली थी, लेकिन 4 साल में ही उनका निधन हो गया 1530 में, और उसके बाद गद्दी संभाली हुमायूं ने। लेकिन इब्राहिम लोदी के हारने से मुगलों से नाराज चल रहे अफगान फिर इकट्ठा हो रहे थे, अपनी ताकत संजो रहे थे, और उन्हें शेर शाह सूरी जैसा नेता मिल गया जिससे 1540 में हुमायूं को चौसा के मैदान में हरा दिया। ऐसी स्थिति में हुमायूं किसी तरह भागे और भागते भागते वो पहुंचे ईरान, और वहां उन्होंने शाह तहमास्प थे उस समय, उनसे मदद मांगी। तो शाह तहमास्प ने मदद के लिए एक शर्त रखी कि हुमायूं शिया हो जाए, और ऐसा कहते हैं कि हुमायूं ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए शिया होना स्वीकार कर लिया। और फिर जो ईरान के शाह से मदद मिली तो हुमायूं ने 1545 में कंधार और काबुल वापस हासिल कर लिया, और बाद में 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये हुमायूं का सौभाग्य था कि शेरशाह सूरी एक दुर्घटना में मारे गए और उनके लिए कोई मजबूत प्रतिरोध संभव नहीं हो पाया। तो हुमायूं ने एक व्यक्तिगत फायदे के लिए कहा जाए शिया धर्म या शिया जो शाखा है इस्लाम की उसको अपनाया। हालांकि बहुत ज़्यादा उन्होंने उस पर जोर नहीं दिया, उनको बहुत समय भी नहीं मिला। बाद में वो एक लाइब्रेरी से उतरते वक्त सीढ़ियों से गिरे और उनकी भी जल्दी ही मौत हो गई। किताबों के चक्कर में बादशाह जब फंसते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है। बहरहाल फारसी मुगलों की दरबारी ज़बान थी जैसा मैंने बताया, और उसका स्थानीय बोलियों से भी मिलन हो रहा था लगातार, जिसने उर्दू जैसी मीठी ज़बान को जन्म दिया भारत में। आपने वो शेर सुना है जिसे जो दाग का बड़ा मशहूर शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। बहुत ही मशहूर ये शेर है, और उर्दू किस तरह से भारत में पैदा हुई और उसका क्या असर रहा ये जानने वाले तो जानते ही हैं। बहरहाल अब जो हालत है वो ये है कि अब तेहरान की एक तस्वीर ये है जो वहाँ की राजधानी है, और दूसरी तरफ हमें ये धुआं उठता भी तमाम जगह दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान यानी ईरान को खाली करने का एक तरह से निर्देश तो नहीं पर चिताया तो है ही कि खाली कर दीजिए। मतलब साफ है कि इस खूबसूरत शहर पर बमबारी कभी भी हो सकती है और बड़े पैमाने पर हो सकती है। 1786 में काजर राजवंश के तहत यह शहर राजधानी बना था। सफ़ाविद राजवंश के दौरान इस्फहान महत्वपूर्ण राजधानी थी जो 16वीं 18वीं शताब्दी तक फली फूली, और इससे भी पहले शिराज वहाँ की राजधानी थी जो कला संस्कृति का केंद्र। अगर आप भारत के जौनपुर के बारे में कुछ जानते हो तो उसको भी शिराज़े मशरिक कहा जाता है, यानी पूरब का शिराज। वहाँ पर इतना ज़्यादा एक संस्कृति, कला, अध्ययन, अध्यापन का केंद्र जौनपुर था, और जिनकी अभी हमने बात की शेरशाह सूरी, वो भी जौनपुर में ही पढ़ा था, वहाँ के मदरसे से पढ़ के निकला था। अब तेहरान की ये तस्वीर हम कब तक देख पाएंगे कहना मुश्किल है। जिस तरह से क्लस्टर बम चल रहे हैं, तेहरान ने फारस को ईरान बनते देखा है जब 1935 में शाह रज़ा पहलवी ने देश का नाम बदलकर ईरान किया था और इसे आर्यों का मूल देश बताया था। इस राजधानी ने सीमित ही सही लेकिन लोकतांत्रिक प्रयोगों को भी होते देखा है, और अमेरिका और ब्रिटेन का ईरान के समाजवादी बन जाने का डर भी देखा है, जिसकी वजह से 1953 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक का तख्ता पलटा गया और शाह को सारी शक्ति दी गई। फिर बढ़ते असंतोष का फायदा उठाते धार्मिक समूहों को भी देखा है, जिसका अंत 1979 की इस्लामी क्रांति और मोहम्मद रजा शाह के देश छोड़ने के साथ हुआ था।
और अब तेहरान ये भी देख रहा है कि उसका पुराना मित्र भारत इस आपदा पर चुप्पी साधे हुए, जबकि मौजूदा दौर में भारत के आर्थिक संबंध भी ईरान से गहरे जुड़े हुए हैं। एक ये तस्वीर देखिए, ये चाबहार है, चाबहार बंदरगाह ईरान का, जहां पर एक टर्मिनल विकसित करने के लिए भारत की ओर से $500 मिलियन का निवेश किया जा रहा है। ये परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत विकसित किए जा रहे ग्वादर प्रोजेक्ट का जवाब है। ग्वादर बलूचिस्तान में है, वो एक बंदरगाह है जिससे चीन जो है वो अब घूमकर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया से ना आकर हिंद महासागर, बल्कि सीधे वो आएगा पाकिस्तान और वहाँ से ग्वादर पर पहुँचेगा और वहाँ से उसका सामान आगे जाएगा। तो इसके जवाब में भारत ने इस चाबहार परियोजना को बढ़ाने का प्रयास किया था। ईरान और मध्य एशिया में काफ़ी प्राकृतिक गैस है, तेल का विशाल भंडार है। ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विशाल तेल भंडार है। तो चाबहार के बन जाने से भारत इन संसाधनों तक आसानी से पहुंच सकता है और जो अंतर्राष्ट्रीय या उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर है INSTC, उसके माध्यम से आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस तक भी अपने सामान पहुंचा सकता है। अभी भारत को यूरोप पहुंचने के लिए अरब सागर से लाल सागर, फिर स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से गुजरना पड़ता है, लेकिन चाबहार बनने से भारत सड़क मार्ग से भी यूरोप तक जुड़ जाएगा। यानी आप बंबई से चाबहार तक जाइए और फिर गाड़ी से जहां तक जाना हो जा सकते हैं। इसके अलावा भारत ईरान से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रुपए में भुगतान का मसला या तरीका स्वीकार किया था। ईरान ने इसकी इजाज़त दे दी थी, जिससे 4 वर्षों में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत हुई थी। ये 2000 के आसपास का मसला है। फिर 2010 के दशक में ईरान ने भारत को सस्ता तेल दिया था और बार्टर सिस्टम के तहत भुगतान स्वीकार किया था। इससे भी भारत को बहुत लाभ हुआ। और 2024 में ईरान ने भारत समेत 33 देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति शुरू की, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला। तो इस आर्थिक सहयोग से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक सुरक्षा हासिल हुई और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध गहरे हुए। यानी ईरान पर आज जो हमला हो रहा है उसका नुकसान भारत को भी होगा, पर मोदी सरकार चुप है। ये अभी आप तस्वीर देखें, ये है शंघाई सहयोग संगठन की तस्वीर, इसका सम्मेलन जो अभी कुछ साल पहले 2022 में हुआ। मोदी जी भी हैं इसमें कई देश हैं, इसमें तकरीबन 10 देश हैं, इसमें चीन भी है, रूस भी है, इसमें ईरान भी है। भारत जब नया आज़ाद हुआ था तो उसकी अपनी नैतिक पताका, यानी सही को सही और गलत को गलत कहने का जो तरीका था या जो लोगों का इस पर विश्वास था, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नेहरू सैकड़ों गुटनिरपेक्ष देशों के नेता थे। लेकिन जब आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की गुंडागर्दी का विरोध करना तो छोड़िए, उसकी निंदा करने को भी तैयार नहीं है। दरअसल इस शंघाई सहयोग संगठन ने इजराइल की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया, उससे भारत ने खुद को अलग कर लिया, जबकि सदस्य है वो इसका, लेकिन ये भी कहने को तैयार नहीं है कि हमला गलत है। तो क्या भारत की विदेश नीति से संप्रभुता का लोप हो गया है? क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर ईरान पर हो रहे इजरायली हमले की निंदा भी नहीं कर सकता? ऐसे में भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्योंकि गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, लेकिन हमारे गुरु जी तो लगता है अंधकार में ही खो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। आज का सफर बस यहीं तक। अगर सच बयानी का हमारा यह सिलसिला आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.